हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जो ये पेपर है ये है जेनरिक इकोनॉमिक्स का और इसके क्वेश्चन को हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आंसर खुद से एक बार कंफर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पेपर मुझे अभी जस्ट प्राप्त हुआ है, तो मैंने इसे अभी अपलोड किया है क्योंकि कल इसका पेपर है। तो फिर निम्नलिखित में से किस विषय को समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है? तो किया जाता है मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर लगा रखा है, जिससे मैंने ये पेपर लिया है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है जीएनपी अंतराल निम्न में किसके बीच का अंतराल है? ऑप्शन नंबर ए है जीएनपी तथा एनएनपी। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है जीएनपी तथा घिसावट। ऑप्शन नंबर सी है जीएनपी तथा जीडीपी एंड डी है संभावित तथा वास्तविक जीएनपी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी संभावित तथा वास्तविक जीएनपी। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, फिर सकल घरेलू उत्पाद, या फिर उपभोग आय, या ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत आय। तो इसे बोला जाता है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा? तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए है उत्पाद विधि, ऑप्शन नंबर बी आय विधि, ऑप्शन नंबर सी मूल्य वर्धित विधि, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्पाद विधि। लेकिन दोस्तों आपको अपने से भी एक बार इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। फिर भारत में अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में है, टर्सरी सेक्टर में है, नन ऑफ द अबव। तो जो भारत की जो अधिकतम जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की सही माप कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से एक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आर्थिक दोष नहीं है? व्यापार चक्र, वर्ग संघर्ष का उदय, मुद्रा स्फीति, या ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार। तो दोस्तों इसका आंसर आपको खुद से करना है जो ये पेपर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है वर्तमान करेंसी नोट है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए प्रतिनिधि नोट, ऑप्शन नंबर बी अधिप्त नोट, ऑप्शन नंबर सी क्रेडिट कार्ड, या ऑप्शन नंबर डी चेक। तो यह है प्रतिनिधि नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति पर रोक लगाने वाले बजट को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी है वित्तीय उपाय, ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय उपाय, या ऑप्शन नंबर डी मुद्रा उपाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय उपाय। यदि दोस्तों आपको इसके आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दे दीजिएगा। जो भी ये क्वेश्चन है इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है रोजगार का स्तर निम्नलिखित में किसमें ऊंचा होता है? ऑप्शन नंबर ए निस्पंदन स्फीति में, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा संस्फीति में, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा अवस्फीति में, या ऑप्शन नंबर डी मुद्रा स्फीति में। तो ये होता है निस्पंदन स्फीति में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 फिलिप वक्र प्रदर्शित करता है? जो फिलिप वक्र होता है ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मजदूरी तथा रोजगार के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर बी है स्फीति तथा रोजगार के बीच का संबंध, ऑप्शन नंबर सी कर राजस्व तथा कर की दरों के बीच संबंध, या ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय के बीच संबंध। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्फीति तथा रोजगार के बीच का संबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है साख निर्माण किसका कार्य है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य बैंक, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त बैंक, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जो ऑप्शन नंबर सी है वो उपयुक्त दोनों है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य बैंक।
फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी बम्बई, ऑप्शन नंबर सी नासिक में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए पत्र मुद्रा का निर्गमन, ऑप्शन नंबर बी जनता से जमा स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी सरकार का बैंकर है, ऑप्शन नंबर डी अंतिम ऋणदाता के रूप में। तो जो रिजर्व बैंक होता है उसका कार्य नहीं है जनता से जमा स्वीकार करना, क्योंकि जो भारतीय रिजर्व बैंक बोला जाता है वो उसे बैंकों का बैंक बोला जाता है, यानी कि वो बैंकों का जमा स्वीकार करता है, वो बैंकों को लोन देता है, तो वो जनता के जमा को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है IBRD, ऑप्शन नंबर बी IMF, या ऑप्शन नंबर सी है IDA, या ऑप्शन नंबर डी IFC। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है IBRD। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विशेष आहरण अधिकार है किसी देश की करेंसी? ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अंग, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय कोष परिसंपत्ति, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए किसी देश की करेंसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों आपको देख लेना है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित कीमत पर मापा गया आय मूल्य कहा जाता है? ये इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उसे कहा जाता है वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है IMF, ऑप्शन नंबर बी है WTO, ऑप्शन नंबर सी है यूरोपीय यूनियन, या ऑप्शन नंबर डी सार्क। तो इसका आंसर है यूरोपीय यूनियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उदारीकरण का अर्थ क्या है? सरकारी नियंत्रण एवं लाइसेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी सरकारी नियंत्रण तथा प्रतिबंधों में ढील देना, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक क्षेत्र की अधिक भूमिका, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरकारी नियंत्रण पर तथा प्रतिबंधों में ढील देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संगठन क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था WTO व्यापार संगठन की जन्मदाता रही है? ऑप्शन नंबर ए है GATT, ऑप्शन नंबर बी IBRD, ऑप्शन नंबर सी IMF, या ऑप्शन नंबर डी EU। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग M3 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चलन में मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी बैंकों की मांग जमाएं, ऑप्शन नंबर सी बैंकों की सावधि जमाएं, ऑप्शन नंबर डी गैर बैंकिंग संस्थाओं की जमाएं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बैंकों की मांग जमाएं। दोस्तों आपको इनके आंसर खुद से देखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, बैंकों की कुल व्युत्पन्न जमाओं तथा कुल प्राथमिक जमाओं के अनुपात को कहा जाता है? साख गुणक, तरलता, सुरक्षा, या लाभप्रदता? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी तरलता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा एक राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सरकारी व्यय, ऑप्शन नंबर बी करारोपण, ऑप्शन नंबर सी हस्तांतरण भुगतान में बदलाव, या ऑप्शन नंबर डी खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी खुले बाजार की क्रियाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय की आवश्यक विशेषता कौन सी है? तो असुविधा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है वस्तुओं का वस्तुओं के बदले विनिमय, ऑप्शन नंबर सी है सभ्यता की कमी, ऑप्शन नंबर डी साधारण व सुगम्य व्यवस्था। तो वस्तु विनिमय की आवश्यक विशेषता क्या होती है? वस्तुओं का वस्तुओं के बदले विनिमय।
फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, घटिया मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है रिकार्ड से, ऑप्शन नंबर बी मार्शल से, ऑप्शन नंबर सी ग्रेशम से, या ऑप्शन नंबर डी थॉमस से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्शल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कौन सी सही नीति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कीमत नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी नगद कोष अनुपात बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी सरकारी व्यय में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी बैंक दर को बढ़ाना। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नगद कोष अनुपात को बढ़ाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक हानिकारक है। ऑप्शन नंबर ए है व्यापारी वर्ग, ऑप्शन नंबर बी सरकार, ऑप्शन नंबर सी विनियोगी, या ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, उच्च शक्ति मुद्रा में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए है प्रचलन में करेंसी व केंद्रीय बैंक के पास बैंकों का जमा, ऑप्शन नंबर बी है जनता के पास करेंसी तथा बैंकों के पास मांग जमा, ऑप्शन नंबर सी है स्थायी जमा में से घटाए मांग जमा, फिर ऑप्शन नंबर डी है वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन। तो दोस्तों क्योंकि ये पीडीएफ में थोड़ा स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, ये देखिए आप। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, मुद्रा को तटस्थ कहा जाता है यदि ऑप्शन नंबर ए यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक दरों को प्रभावित करे, ऑप्शन नंबर बी यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित ना करें, ऑप्शन नंबर सी यह केवल उत्पादन को प्रभावित करे, या ऑप्शन नंबर डी वह उत्पादन और रोजगार दोनों को प्रभावित करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक साख का विस्तार अधिक होगा जब नगद कोष अनुपात कम होगा, ऑप्शन नंबर बी नगद कोष अनुपात ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी जमा गुणांक का मूल्य अधिक होगा, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नगद कोष अनुपात कम होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की क्रय शक्ति के परिवर्तन को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बजट से, सेकंड है स्केल से, थर्ड है निर्देशांकों से, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो चालू मूल्यों के आधार पर या स्थिर मूल्यों के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को प्राप्त विदेशी सहायता में सम्मिलित है ऋण अनुदान उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर था, इसके आंसर नहीं थे इसमें, तो आपको इसके आंसर को खुद से करना है।